हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग इतिहास विषय पढ़ रहे थे। अब हम लोग सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास के साथ साथ एक नया विषय जो है संविधान, भारतीय संविधान, उसके बारे में भी अब हम लोग पढ़ा करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं मित्रों। आज का विषय है भारतीय संविधान। तो मित्रों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का निर्माण एक दिन में न होकर एक सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम होता है। अगर हम यही भारतीय संविधान के संदर्भ में बात करें तो भारतीय जो संविधान है वो एक दिन का विकास का परिणाम नहीं था, वो एक लंबी सतत प्रक्रिया का परिणाम था। और अगर इसके बीज ढूंढते हैं तो इसके बीज लगभग हम लोग बात करें तो 1599 में जब ब्रिटिश शासन में जो महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक चार्टर के लिए एक राजलेख पारित किया था और जिसके अंतर्गत 24 सदस्यीय एक समिति गठित की गई थी, एक परिषद गठित हुई थी, जिसको पूर्वी देशों के व्यापार करने के लिए पूर्णताधिकार मिला था। ठीक है, तो वहाँ से संविधान की शुरुआत होती है और एक राजलेख द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के लिए व्यापार के लिए पूर्णता स्वामित्व अधिकार दिया था। ठीक है, फिर उसके अंदर आगे चीज़ें बढ़ी। फिर उसके बाद 1726 की बात करते हैं तो 1726 ईस्वी में जो ब्रिटिश कंपनी तैयार हुई थी व्यापार के लिए, उसको कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इन सभी के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। वो कंपनी अब अपने नियम, आदेश और अध्यादेश जारी कर सकती थी, मतलब नियम, उपनियम और इसके साथ साथ अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति उसको प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे कंपनी में जो भ्रष्टाचार था वो तेज़ी से बढ़ने लगा और इसकी पराकाष्ठा हो गई। तो इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन ने एक एक्ट लाया जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत कंपनी के सदस्यों पे अंकुश लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, और ये प्रक्रिया चलती रही और ये लंबे समय तक भारतीय चलती रही। और इसके परिणाम स्वरूप जब हमको आज़ादी मिली तो उसके कुछ समय पहले तक जो भी लंबी प्रक्रिया थी संविधान की, उन सब चीज़ों से जो भारतीय विद्वान थे, युवा वर्ग थे, जो विदुषी विद्वान थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और निश्चित किया कि जो हमारा जब भारत स्वतंत्र होगा तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान निर्मित होगा, इनको ही आधार बनाया जाएगा। और इसी के संदर्भ में बात करते हैं भारतीय संविधान, भारतीय अधिनियम 1935 की। तो भारतीय अधिनियम 1935 के लगभग जितने अनुच्छेद थे तो उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद एज इट इज़ इसमें रख दिए गए थे। ठीक है, और आगे अगर बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया की, तो जैसे कि मित्रों अभी तक मैंने बताया कि जो भारतीय संविधान है एक लंबी विकास की प्रक्रिया का परिणाम था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ से चालू होती है। तो मित्रों, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो इसके जो सबसे पहला दर्शन है 1895 के जो स्वराज विधेयक है इसमें होते थे, जो कि हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में तैयार हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ी तो 20वीं शताब्दी की हम बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी में जो भारतीय संविधान सभा का दर्शन था, उसके दर्शन होते हैं 1922 में, जब महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ठीक है, ये वक्तव्य महात्मा गांधी जी ने 1922 में दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 1924 की बात करते हैं तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश शासन से भारतीय संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इस विचार की अनदेखी कर दी। फिर आगे प्रक्रिया बढ़ी। अगर बात करते इसी प्रक्रिया बढ़ते हुए तो जो एम.एन. रॉय थे, मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने औपचारिक रूप से भारत में भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं कि औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार किसने दिया था तो वो थे एम.एन. रॉय, मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए जब चलती हैं चीज़ें तो बात करते हैं 1940 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ था, चल रहा था। उसी बीच 1940 में लॉर्ड लिनथलिंगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा
और अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले ये स्वीकार किया कि जो भारतीयों के लिए जो नया संविधान बनेगा उसका निर्माण कार्य पूरी तरह से उसमें भारतीय तो नहीं होंगे, लेकिन प्रमुखता जो होगा निर्माण भारतीयों द्वारा ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि 1940 में प्रथम बार अगर प्रस्ताव आया जिसे लॉर्ड लिथिंगो ने लिया था, और इसमें स्वीकार किया गया था कि भारत के लिए संविधान के निर्माण का कार्य पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन प्रमुखता भारतीयों द्वारा ही होना चाहिए। तो ये संविधान सभा के निर्माण की विकास की प्रक्रिया थी। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर हम 1942 के क्रिप्स मिशन की, तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था तो उसमें संविधान सभा के निर्माण के विभिन्न प्रकार के तरीकों का वर्णन किया गया था या उल्लेख किया गया था। फिर प्रक्रिया और आगे बढ़ती है जब हम बात करते हैं 1946 में जो आपका है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हमारे देश में भारत में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं। अगर इनके सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्यों का जो चुनाव था वयस्क मताधिकार पे होना था और 10 लाख की जनसंख्या पे प्रतिनिधि का चुनाव होना था। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधि या सदस्य का चुनाव होना निर्धारित हुआ था। और ये क्वेश्चन आया भी है और बात फिर भी आ सकता है, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा में जिन निर्माण के लिए गए जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। ठीक है, ये 389 थी। और इनमें से अगर बात करते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य लिए गए थे तो 292 या 292 जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य लिए गए थे। देसी रियासतों की बात करते हैं मित्रों तो इसमें 93 सदस्यों को लिया गया था। और अगर बात करते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से तो उसमें से केवल 4 सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो विशेष महत्व की चीज़ थी वो थी प्रदेशों का वर्गीकरण। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो भारतीय संविधान सभा में राज्यों को महत्व दिया गया था उसके अंतर्गत राज्यों को 3 वर्गों में रखा गया था मित्रों। पहला वर्ग था ए, दूसरा वर्ग बी, तीसरा वर्ग सी। तो इन 3 श्रेणियों में राज्यों को रखा गया था। ठीक है, फिर आगे प्रक्रिया चलती है। फिर जब इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्धारित हो गया स्वरूप, तो जुलाई और अगस्त 1946 के बीच में, जुलाई से अगस्त 46 के बीच में चुनाव हुए थे। लेकिन इसमें एक विविधता यह आ गई थी कि इस चुनाव में देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मित्रों 296 सीटों पर पे ही चुनाव हुए थे। और इन 296 सीटों में से 208 जो सीटें थीं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी। और अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की तो मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 सीटों पे विजय प्राप्त की थी या 73 सीटें मिली थी। ठीक है मित्रों, आगे बात करते हैं अगर 296 सीटें थी उस 296 सीटों में अगर बात करते हैं कि किस वर्ग के कितने सदस्य थे तो देखेंगे कि जो 296 में से जो 213 सदस्य थे वो सामान्य लोग थे। अगर बात करते हैं मुस्लिम की तो 79, ठीक है याद रखिएगा 79 थे जो मुसलमान थे और जो 4 थे वो सिख प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो सामान्य लोगों से कितने प्रतिनिधि थे 213, मुसलमान पक्ष की तरफ से 79 प्रतिनिधि थे। और बात करते हैं कितने सिख प्रतिनिधि थे तो वो थे 4। ठीक है, ये सारे सदस्यों की संख्या मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये ऐसी चीज़ होती है जल्दी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जितने भी सदस्य हैं उनको अच्छे से याद कीजिएगा जिससे आप लोगों से कोई गलती ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं संविधान सभा की। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया भी है। जुलाई 1946 में संविधान सभा की मित्रों पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा जो संविधान सभा की 1946 में पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो
3 जून 1947 था, मतलब 3 जून 1947, इस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हो गया। याद रखिएगा, जो भारत का विभाजन हुआ था उसकी डेट 3 जून थी, या 3 जून प्लान था, या 3 जून 1947 का प्लान कह सकते हैं कि 3 जून 1947 के प्लान के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, जब भारत का विभाजन हो गया मित्रों, तो उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, कि चलो ठीक है, अब संविधान सभा फिर से गठित की जाए और उनके सदस्यों का चुनाव होना डिसाइड हुआ। तो उस समय जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, तो उस समय सदस्यों की जो संख्या थी 324 थी। ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर 1947, ठीक है, आते आते जो सदस्यों की संख्या दोस्तों 299 ही रह गई थी। और अगर बात करते हैं आगे भारतीय संविधान सभा का निर्माण, तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था, जैसे कि पहले ये भी बताया है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही हुआ था। और इस कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, या अलग से जो पाकिस्तान की मांग की जा रही थी उस योजना को अस्वीकृत कर दिया था। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही हुआ था, और इस योजना ने, कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। और इसके साथ साथ कैबिनेट मिशन योजना के तहत 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का, अंतिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से 6 थे, मुस्लिम की तरफ से 1 था, और ईसाई की तरफ से 1, और पारसी की तरफ से 1 थे। ठीक है, तो 12 सदस्यों में से कांग्रेस से 6 लिए गए थे, मुस्लिम लीग से 1 सदस्य था, ईसाई से 1 था, और पारसी से 1 था। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिर जब इतने सदस्य ले गए गए, तो अंत में ये अंततः 2 सितंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में, ठीक है, नेहरू जी की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जब गठन हुआ तो इस समय जितने सदस्य थे सब भारतीय से ही संबंधित थे, और इस समय जो मुस्लिम लीग थी इसने भाग नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन जब गठन हो गया तो मंत्रिमंडल गठन होने के बाद मुस्लिम लीग इसके बाद में इसमें शामिल हो गई, मतलब इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई। तो याद रखिएगा, 12 सदस्यीय अंतिम मंत्रिमंडल थी, उसमें मुस्लिम शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई। ठीक है, शामिल होने का क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को जब शामिल कर लिया गया तो मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे उसको शामिल होना पड़ा, या उनको शामिल किया गया। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल में। और परिणाम ये हुआ कि उनके 5 सदस्यों को शामिल करने के कारण जो 3 सदस्य थे, जिनका नाम था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है, श्री शरद चंद्र बोस, अली जहीर और सफात अहमद, इनको मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ गया था। ठीक है, तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें से 3 सदस्यों को, श्री शरद चंद्र बोस, अली जहीर और सफात अहमद को त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है। अगर और बात करते हैं कि ये सब होने के बाद फिर अंतिम रूप से जो मंत्रिमंडल हुआ था उसमें कुल मिला के 12 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से अगर बात करते हैं लीग की या मुस्लिम लीग की, उसके 5 सदस्य थे और बाकी 7 सदस्य थे, कांग्रेस थे। तो अगर हम बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों की कि कौन सा विभाग किसको मिला, तो उसके बारे में नजर डालते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो 12 सदस्य थे, अब इन 12 सदस्यों के विषय जानकारी लेते हैं। तो 12 सदस्यों में से कांग्रेस की तरफ से 7 थे और बाकी मुस्लिम लीग की तरफ से 5 थे। अगर हम 12 सदस्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं नेहरू जी की। तो नेहरू जी जो कि हमारे देश के प्रथम आगे चल के प्रधानमंत्री हुए थे, उनको कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके साथ साथ विदेश मामले जितने भी थे सब नेहरू जी के अधीन थे। उसके बाद बात करते हैं पटेल जी की, सरदार वल्लभ पटेल जी की, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है और जिन्होंने भारत का एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था और इनको लौह पुरुष की भी संज्ञा दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अधीन
क्रय, सूचना, पेशान तथा इसके साथ साथ रियासत संबंधित जितने भी मामले थे दोस्तों, सब इनके अधीन कर दिए गए थे। यह सारा विभाग पटेल जी के अधीन था। उसके बाद करते हैं बलदेव सिंह जी की। तो बलदेव सिंह जी को रक्षा विभाग सौंपा गया था। उसके बाद बात करते हैं सी राजगोपालाचारी को। तो सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था। उसके बाद बात करते हैं सी एच भाभा की। तो सी एच भाभा को कार, खनन और बंदरगाह प्राप्त हुआ था विभाग। और जॉन मथाई की बात करें तो इनको उद्योग तथा आपूर्ति विभाग प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं अरुणा असफ अली की। तो अरुणा असफ अली को रेलवे विभाग प्रदान किया गया था। और अगर बात करते हैं जगजीवन राम की दोस्तों, तो इनको मिला था श्रम विभाग। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे उनको निम्नलिखित विभाग प्राप्त हुए थे। पहली बात करते हैं दोस्तों लियाकत अली की। तो लियाकत अली को वित्त विभाग मिला। आई चंडीगढ़ को वाणिज्य विभाग मिला। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि विभाग मिला। गजफ्फर अली खां को स्वास्थ्य विभाग मिला। तो वहीं अब्दुल नस्तर को संचार विभाग प्राप्त हुआ था। तो इन 5 जो सदस्य थे इनको इस प्रकार के विभाग प्राप्त हुए थे। और मित्रों आज के लिए इतना बहुत है। और मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई दोस्तों फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत मूल्य साबित होगा। और ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट में बताए गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। तो सारी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए जिससे कि आप लोग की आने वाली तैयारी बहुत अच्छी से हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।